जय हिंद सभी को। मेरा जो फिजिक्स बुक है क्लास 12th का फिजिक्स एग्ज़ाम, इस बुक का पहला पेपर का पार्ट 2 अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट 1 में हम लोग सी सेक्शन तक कंप्लीट किए हैं। तो अभी हम लोग डी सेक्शन और ई सेक्शन देखेंगे। इसमें डी सेक्शन आप लोगों को पता है, डी सेक्शन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी इस साल 4 MCQ दिए हैं। लास्ट ईयर MCQ नहीं थे और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, तो इस साल MCQ दिए हैं। कुल मिला के आप अगर देख लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपको इधर MCQ एंड AR क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का 4 मार्क्स का 4 MCQ। तो मतलब ये 4 MCQ और वो 16 और दूसरा केस बेस्ड स्टडी का 4 MCQ, ऐसा मिला कि 24 मार्क तो आपका ऐसा ही मिल रहे हैं। अगर थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई किया तो ये मार्क्स स्कोरिंग के लिए बहुत हेल्प होगा। देख मैं भी ये पैराग्राफ रीड नहीं करूँगा। ये पैराग्राफ न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियस, इस चैप्टर को रिलेट करता है। तो एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा। फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एटम आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू 1/3। हियर ए इज एटॉमिक मास नंबर। तो इसमें जो MCQ क्वेश्चन पूछा है, ये MCQ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है What is the order of magnitude of density of uranium nucleus? इसमें ऑलरेडी पैराग्राफ दिया है उसका आंसर 10⁻⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसका आंसर है। डायरेक्ट आप अगर पैराग्राफ रीड किया तो कहीं क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। सेकेंड, मैटर डेंसिटी इज more than nuclear density, less than nuclear density, equal to nuclear density, much greater than nuclear density। इसका आंसर है less than nuclear density। मैटर डेंसिटी आपको पता है कि मैटर एटम से बनता है और एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख लिए हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस है एकदम पॉइंट साइज है। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी मान लो ये सारे पॉइंट्स इकट्ठ किया, वो कितना वैल्यूम होता है चेक करो, और ये 3 एटम्स का वैल्यूम कितना है वो देखो। तो ऐसे देखने से आपको इजीली पता चलेगा मैटर डेंसिटी इज लेस देन न्यूक्लियर डेंसिटी। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe if that of 27 Al aluminum is 3.6 Fermi। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग एक का अगर रेडियस दिया है तो दूसरा का रेडियस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोनों का एटॉमिक मास नंबर दे चुके हैं 125 एंड 27। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। हियर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका एक का रेडियस दिया तो दूसरा का रेडियस इजीली निकाल सकते। तो अभी इधर इसका आंसर आया है 6 फर्मी। फोर्थ क्वेश्चन है टू न्यूक्लियर हैव मास नंबर्स इन द रेशियो 1:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई। इनका रेशियो दिया ऑलरेडी मास नंबर का। तो न्यूक्लियर रेडियाई तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से। तो इसका क्या आएगा
1 का रेस टू 1/3 एटॉमिक मास नंबर है, डिवाइडेड बाय 8 का रेस टू 1/3 किया, तो इसका आंसर आ रहा है 1:2। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का चैप्टर को रिलेट कर रहे हैं। ये पूरा पैराग्राफ आप एग्जाम में पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। इधर टाइम सेव करने के लिए मैं पूरा चैप्टर पूरा ये पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा। इसमें द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज, रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट क्या होगा? प्योर डीसी होगा, प्योर एसी, पल्सेटिंग डीसी और एसी एंड डीसी बोथ। तो इसमें प्योर डीसी तो होगा ये जरूर, एसी डीसी तो नहीं हो सकता है और एसी भी नहीं हो सकता है। तो प्योर डीसी है कि पल्सेटिंग डीसी है? इसमें इसका आंसर है पल्सेटिंग डीसी। टू गेट प्योर डीसी, अगर इससे पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी हमें लेना है तो हमें उसको एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट टर्मिनल में, लोड को पैरेलल, तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तब हमें प्योर डीसी मिलेगा। What happens when PN junction diode is reverse biased beyond its breakdown voltage? Breakdown voltage. What happens when PN junction diode is reverse biased beyond its breakdown voltage? तो उसमें क्या हो सकता है? डायोड बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड, करंट फ्लोज इजीली, ये तो नहीं होगा। एवलेंस ब्रेकडाउन ऑकर्स, इधर एवलेंस ब्रेकडाउन आ जाएगा। ओके, इसका आंसर होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ डायोड टू बी हायर देन द पीक एसी वोल्टेज इन द रेक्टिफायर सर्किट? ये इसलिए होगा टू प्रोटेक्ट द डायोड फ्रॉम रिवर्स ब्रेकडाउन। इसका आंसर सी है। व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस? आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो इसमें जीरो, आइडियल जब बोला जाता है तो रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है फॉरवर्ड बायस में, एंड रिवर्स बायस में इन्फिनिटी माना जाता है। तो इसका आंसर है इट डिक्रीजेस टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, फुल वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड इन चार्जर सर्किट, कार अल्टरनेटर एंड एलसीडी, एलईडी सब में यूज होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसके लिए इसका आंसर इधर गलत लिखा गया है, एक्चुअली इसका आंसर है इधर ऑल द अबव, ये इसका आंसर है। अभी ई सेक्शन बड़ा क्वेश्चन है। ई सेक्शन में 5 मार्क के क्वेश्चन है। इसके लिए ई सेक्शन के क्वेश्चन आपको इसमें भी कहीं डेरिवेशन पूछने के चांसेस है, और 3 मार्क का डेरिवेशन होगा, 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा, कभी कभी 2 मार्क का छोटा डेरिवेशन होगा, 3 मार्क का न्यूमेरिकल होगा। इस तरह इसमें 5 मार्क क्वेश्चन में ये ऐसे ए और बी की फॉर्म में देगा, अदरवाइज डायरेक्ट एक क्वेश्चन 5 मार्क का हो सकता है। सो इसमें क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेंशन द concentric features of the electric potential of a dipole at a point as compared to that due to the single charge। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। अभी हमें पता नहीं पॉइंट कहाँ है, पॉइंट एनी पर देंगे, वो क्या ऑन द एक्सिस है या ऑन द इक्वेटर है, कुछ पता नहीं है। तो एनी कोई भी जगह में उसको पॉइंट ले सकते हैं पी। तो ये डायग्राम है, ये डाइपोल -q एंड +q ये डाइपोल है, और इन दोनों का बीच वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a। ओके, पॉइंट p इज एनी पॉइंट
from the center P at a distance r. Then from plus q to P, that is r2, and minus q to P, that is r1. Draw perpendicular from this plus q on माइनस क्यू टू पी. तो ये जो इधर इधर सपोज हम लोग m मान लेते हैं, कुछ भी लेटर्स मान लो. तो ये जो है इसको हम अगर हम लोग a मान लेंगे, a और b, तो अभी एम पी एंड बी पी ये दोनों सिमिलर है. तो ये जो एक्स्ट्रा जो ये ए एम है वो है R1 ग्रेटर है कंपेयर टू R2. तो इसके लिए हम लोग R1 माइनस R2 लेंगे. ये जो डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2 जब MP एंड BP सेम होगा. और दिस थीटा इज एंगल मेड बाय R1 विथ द डाइपोल. ये थीटा एंगल इधर भी आप ले सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, दोनों जगह. नो इसके इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है आपको. तो कैसे लिखना है? कंसिडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज 2e as shown in figure. The point P is located at a distance r from the midpoint of the dipole. Let theta be the angle made by the line OP. R1 और R2 भी लिख सकते हैं आप लोग with the dipole axis. Let R1 be the distance of the point P from plus Q and R2 be the distance of point P from minus Q. So we know that the electric dipole moment P is equal to 2QA. Then net potential at point P due to the dipole is V is equal to V1 plus V2. Here V1 is a electric dipole due to plus Q and V2 is a electric dipole due to minus Q. So now V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2. ये distance Q upon R2. And V2 with the 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R1. Now adding these two, V equal to V1 plus V2, so that the final equation V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2 minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R1. So take a common Q upon 4 pi epsilon naught within a bracket 1 upon R2 minus 1 upon R1. Take a LCM of this bracket. तो इसका LCM लेने से क्या मिलेगा हमें? R1 minus R2 divided by R1 R2. So ये लिख दिया. But what is the R1 minus R2 from this figure? ये अगर एंगल थीटा ले लिया और ये अगर 90 है और ये 2a is hypotenuse. So ये क्या मिलेगा हमें? This is a R1 minus R2 divided by 2a. So this is a adjacent side upon hypotenuse. तो ये क्या आएगा? cos थीटा. So R1 minus R2 is equal to AB cos थीटा. ये जो हम लोग मान ले इसको A और B, A और B लिख दिया मैंने इधर. तो क्या होगा? 2a cos थीटा. इधर लिख रहे हैं हम लोग 2a cos theta. And this dipole length is very very smaller than r, so that R1 is equal to R1 R2 is equal to approximately r into r, that is r square. So now final V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 2a cos theta upon r square. Here 2aq is equal to, that is a dipole moment, that is equal to P. So that the equation V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon r square. Then if the point P is on the axis, then theta is equal to 0. So that जब थीटा 0 हो जाएगा cos theta 1 हो जाएगा. तो इसका आंसर मिलेगा ऑन द एक्सिस अगर रहेगा पॉइंट P, तब इसका आंसर होगा V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square. तो एग्जाम में अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तब आप लोग इधर तक आ सकते हैं. ऑन द इक्वेटर अगर पूछा तो क्या होगा? इक्वेटर में थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. सो cos 90 इज इक्वल टू 0
then there is a no electric potential on the equatorial point. So ये 3 मार्क का डेरिवेशन है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है कि वो इधर से एक बार प्लस क्यू से पोटेंशियल ले लो, एक बार माइनस क्यू से पोटेंशियल ले लो, दोनों को ऐड कर दो और इधर R1 माइनस R2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। बहुत सिंपल मेथड से समझाया गया है और ये एक बार अच्छे से आप लोग देख लिया तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद आएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट है 2 मार्क का, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 identical positive point charges placed a distance d apart. Depict the equipotential surfaces for the system of 2 identical positive point charges बोला। तो इसका equipotential surfaces due to the 2 identical charges is as shown in figure। तो उसका फिगर इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस है। तो 2 पॉजिटिव चार्जेस अगर होगा तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, इनका दोनों का बीच वाला डिस्टेंस सपोज हम लोग d मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो मैं सिर्फ 2 ही बना देता हूँ, ये इधर नज़दीक होगा और इधर से 2 और ऐसा बड़ा बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी ऐसे बनेगा, पीछे साइड थोड़ा बड़ा बनाना, और दूसरा ये भी ऐसा। तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस सेम नहीं होता है, ये याद रख के चलना। तो ये थोड़ा सा ऐसा बनाना है, ओके। तो सेम इधर भी ऐसा ही बन जाएगा इस साइड में। ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना सकते हैं, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉरी हाँ, ये रिपल्सिव होगा फोर्स इधर, ये तो ऐसा नहीं बनेगा। तो ये रिपल्सिव है तो बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा, बाहर तो कम डिस्टेंस होगा। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इधर, हाँ। तो इसमें इधर वो आया नहीं है प्रिंट, जब डायग्राम नहीं है मैं भी बना के दिखा देता हूँ। तो ये होगा, ये पॉजिटिव है चार्ज है, रिपल्शन है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव के नेगेटिव है ना, तब वो पहला मैंने जो डायग्राम बनाया था वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए था। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ऐसा, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस अगर डी है तो इधर रिपल्सिव फोर्स होगा ऐसा। तो इधर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स के वजह से बाहर थोड़ा सा छोटा, अंदर से, अब मैं माउस से बना रहा हूँ, अच्छे नहीं बन पा रहे, अंदर से बढ़ाना चाहिए ऐसा। थोड़ा सा डिस्टेंस लेके 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे एटलीस्ट, ये ऐसा होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिया तो भी ऐसा बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दिया तो भी ऐसा बनेगा। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो मैंने पहले जो बनाया था वैसा होगा। तो वो नीचे इधर ड्रॉ किया है, ये वाला डायग्राम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये डायग्राम मैंने इधर पहले बनाया था। अंदर के साइड थोड़ा सा डिस्टेंस कम रखना है और बाहर के साइड डिस्टेंस ये बड़ा रखना है ऐसा। ये भी इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं है, आप लोग याद रखना हर में डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये इसमें जो जितना डिस्टेंस है इसमें उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम 4 से 2 जाएंगे तब इक्विपोटेंशियल सरफेस का और 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच वाला डिस्टेंस ऐसा बढ़ता जाएगा। तो इसको ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। ये 2 क्वेश्चन है, ये 1-1 मार्क का ये डायग्राम बनाने का। तो इसको और में 5 मार्क का क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। Draw a sketch of equipotential surface due to single charge and depicting the electric field lines due to the charge। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बनाना है और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाना है। उसके पहले वाला क्वेश्चन तो एक्सप्लेन व्हाई फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज अ नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर टू है।
The work done in moving a charge from one point to another point on the equipotential surface is zero. If the field is not normal to an equipotential surface, it would have a non-zero component along the surface. This would imply that work would have to be done to move a charge on the surface, which is contradictory to the definition of equipotential surface. तो मैथमेटिकल इक्वेशन से इधर समझाया देखो, वर्क डन टू मूव द चार्ज डी क्यू ऑन द सरफेस कैन बी एक्सप्रेस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू ई बार डॉट डी आर बार. ये डी क्यू चार्ज है एंड ई बार डॉट डी आर बार, दिस इज अ फोर्स. सो नाउ बट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, डी डब्ल्यू अगर जीरो हो गया then E bar dot dr bar is equal to 0. Then on an equipotential surface, ये अगर ये इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इधर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है. द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉजेज माइनस चार्ज माइनस क्यू इज गिवन बाय, ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस माइनस चार्ज दी है. तो पहला दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो डिस्टेंस है दूसरा दो में नहीं होगा और थोड़ा ज़्यादा होगा, और थर्ड में और भी ज़्यादा होगा. और इधर माइनस क्यू दिया है, इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन, ये जो एरो है ये एरो पे ध्यान दे दो, ये एरो अंदर के साइड है. तो इसका बी पार्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in figure. Here Q minus 4Q and plus 2Q, and the distance between the two charges is equal to A. So now the work done is equal to potential energy, जो फॉर्मूला यूज करें हम लोग वही इधर यूज होगा. वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. So potential energy is equal to 1/4 pi epsilon naught. अंदर होगा इस साइड के लिए Q एंड माइनस 4Q के लिए ये होगा माइनस 4Q इंटू क्यू अपॉन ए प्लस 2Q इंटू क्यू, ए क्यू और 2Q डिवाइडेड बाई ए प्लस 4Q एंड माइनस 4Q एंड प्लस 2Q अपॉन ए. सो ये सॉल्व करने के बाद 10Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा. तो 32 नंबर क्वेश्चन, ये सेक्शन में हर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपको और क्वेश्चन मिलेगा. 32 में क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ अ मीटर ब्रिज एंड डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द value of unknown resistance and a specific resistance. Why cannot such an arrangement be used for measuring very low voltage? एक मार्क क्वेश्चन. ऊपर वाला तो डेरिवेशन आपको आ जाएगा, तो इसके लिए ऊपर वाला आ जाएगा करके उतना ही लिखिए, आप आगे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा. एग्जाम में कभी कभी आप लोग ऐसा कर दे कि तो एक क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है और वो क्वेश्चन ऐसा ही छूट जाता है. इसके लिए कंप्लीटली क्वेश्चन पढ़ लेना. और एक क्वेश्चन पूछे इधर, राइट एनी टू इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस यू वुड ऑब्जर्व व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. ये आप लोग प्रैक्टिकल में कर चुके हैं, तो अननोन रेजिस्टेंस कैसा फाइंड आउट किया है आप लोगों ने, तो वही मेथड इधर आपको थ्योरेटिकल में बताना है. तो इसमें ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है, इधर स्ट्रिप्स बनाने, कई बच्चे इधर वायर बनाते हैं, वायर नहीं बनाना. इधर एक ये अच्छे से देखो, इधर एक स्ट्रिप है, इधर एक स्ट्रिप है और इधर एक स्ट्रिप है, ये ऐसा अच्छे से बनाना है. और जो ऑपरेटिंग जो वायर है वो वायर AC है. तो ये फर्स्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, सेकंड गैप में नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स. और B पॉइंट से गैलन मीटर, इधर गैलन मीटर है एंड गैलन मीटर थ्रू जॉकी. तो डिस्टेंस AD जो रहेगा वो L मान लिया, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 100 माइनस L है. देन बिटवीन A एंड C सीरीज बैटरी की एंड रियोस्टेट एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया.
तो ये थोड़ा सा इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, द सर्किट इज complete as shown in the figure. The unknown resistance wire of X resistance is connected across the first gap with left side gap and unknown resistance connected in the right side gap. जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया तो वही दिया है। तो टू डिटरमिन unknown resistance, first of all key K is closed and a resistance R, suitable resistance from the resistance box R is taken out. उसके बाद jockey pressing J at end points A and C, दोनों एंड पॉइंट में जॉकी ऐसा प्रेस करके देखेंगे, उस टाइम में अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए गैलोमीटर। जब गैलोमीटर अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखेगा मतलब सर्किट करेक्ट है। उसके बाद वही एक्सप्लेनेशन देना है। इन दिस पोजीशन अभी हम लोग उसके बाद नाउ जॉकी इज स्लाइड ऑन द वायर एट सच ए पोजीशन D that on pressing the jerky on the wire at that point there is no deflection in the galvanometer. In this position you measure the distance B and D and A and D, sorry A and D distance and D and C मेजर करना है। टोटल 1 मीटर लेंथ है, पहला लेंथ L मान लिया तो रिमेनिंग लेंथ 100 माइनस L होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली तो वेस्टर्न नेटवर्क कंडीशन क्या है, बैलेंस कंडीशन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। देन R1 है इधर X, R2 है R, तो R3 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ED एंड R4 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर DC। इफ सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लिया, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L1 होगा एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 100 माइनस L1 होगा। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, X अपॉन R इक्वल टू सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा 100 माइनस L1, सिग्मा सिग्मा कैंसल, X इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए X का वैल्यू यूज करेंगे, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है RA बाई L, R मतलब इधर रेजिस्टेंस है अननोन, तो देन XA बाई L, देन A इज अगेन हियर, ये क्या है हमारे पाई R स्क्वायर अपॉन L इज अ लेंथ ऑफ, इधर L लेंथ ऑफ वायर है, वायर मतलब ये X जो है, X में हम अगर ऐसे एक वायर कनेक्ट किया है उसका लेंथ है वो, ये AC वो लेंथ नहीं होगा, तो इधर होगा ये पाई R स्क्वायर L इंटू R L1 अपॉन 100 माइनस L1, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। देन सेकंड क्वेश्चन उसका ये था, अगर इससे स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों नहीं फाइंड कर सकते। इफ अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड, ऑल अदर रेजिस्टेंसेस यूज्ड इन द सर्किट इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी लो to ensure sensitivity of the meter bridge. Also, the resistance of thick copper strips and connecting wires means end resistances become comparable to the resistance to be measured. This result in the large error in the measurement. इसके लिए हम लोग स्मॉल रेजिस्टेंस इससे मेजर नहीं कर सकते। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है एक्सपेरिमेंट करते रहे। इन दिस एक्सपेरिमेंट द resistance of the copper strips and the connecting screws have not been taken into account. These resistances are called end resistances. Therefore, very small resistances cannot be found accurately by meter bridge. The resistance S should not be very small. जिसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे वो बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन, द करंट शुड नॉट फ्लो इन द मीटर ब्रिज वायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम लोगों ने वायर से करंट फ्लो करने को दिया तो क्या हो सकता है, वो तो नाइक्रोम वायर है, आला है, तो नाइक्रोम वायर गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है,
इसके लिए हमारा जो आंसर आना है वो एक्यूरेटली नहीं आ पाएगा। ये 2 प्रिकॉशन आप लिखेंगे। और उसके साथ ये क्वेश्चन था कि स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों नहीं मेजर कर सकते, और ये डेरिवेशन, ऐसे ही 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसका और क्वेश्चन क्या है देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन resistor is altered so that the heat produced per second increases by a factor of 9. By what factor does the applied potential difference changes? तो इधर इसका हम लोगों ने पावर दिया है इधर पी डैश इज इक्वल टू 9 पी, उसका फैक्टर 9 ओरिजिनल से 9 बढ़ रहा है। देन हीट प्रोड्यूस पर सेकंड क्या होता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है फॉर्मूला। देन इनिशियल क्या था वी स्क्वायर अपॉन आर, फाइनल क्या होगा वी डे स्क्वायर अपॉन आर। देन वी डे स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 9 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, सो वी डे स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू वी स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा, अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो आंसर आएगा वी डैश इज इक्वल टू 3v। देन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ √9। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन एमीटर ए एंड रेजिस्टर ऑफ 4 ohm are connected to the terminals of the sources. The EMF of the source is 12 volt having an internal resistance of 2 ohm. Calculate the voltmeter and ammeter reading. तो इसमें गिवन क्या क्या देखो, टोटल EMF दिए है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिए है उसका 2 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 ओम। तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला एमीटर रीडिंग मतलब करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। देन आई वैल्यू पुट करो, आई का वैल्यू मिलेगा 2 एम्पियर। एंड वोल्टमीटर के लिए V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो E दिया ऑलरेडी 12 माइनस IR, आई फाइंड आउट करने के बाद ही हम लोग वोल्टमीटर का रीडिंग ले सकते हैं। इसका सी क्वेश्चन है, व्हाई आर अलॉयज यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल मेजर करने के लिए अलॉयज क्यों यूज करते हैं। alloy have a low value of temperature coefficient and the resistance of the alloy does not vary much with a rise in temperature, and alloy having a high resistivity, so even a smaller length of the material is sufficient to design high standard resistance. Question 33 इस ये लाइट सेक्शन का है, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिड्यूस द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। आल्सो ड्रॉ graph showing variation of resultant intensity in the interference pattern against the position x on the screen. पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे, बाद में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है थ्योरी, और वो दोनों वेव लेके उसका इंटरफेरेंस का इक्वेशन एक्सप्रेस करना है। सो when two waves of same frequency and a constant initial phase difference travel in a same direction along a straight line simultaneously, they superimpose in such a way that the intensity of the resultant wave is maximum at a certain points and minimum at a certain other points. At points of medium where the waves arrive in the same phase, the resultant intensity is maximum. दो वेव अगर सेम फेज में होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इनहांस होगा, और वही दो वेव अगर अपोजिट फेज होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैंसल आउट होगा। देन एंड द इंटरफेरेंस एट दीज पॉइंट्स इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव। जब दोनों सेम फेज में होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, वो इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑन द अदर हैंड
at the points of medium where the waves arriving in opposite phase, the resultant intensity is minimum and the interference at that point is said to be destructive interference. Mathematical expression, we consider two waves having a amplitude A1 and A2. So Y1 is the first wave, Y1 is equal to A1 sin omega t and Y2 is equal to A2 sin omega t plus phi. Then when superimpose these two waves, ये दोनों वेव superimpose किया, then the final equation y equal to y1 plus y2. तो ये वैल्यू पुट किया, y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi. तो according to trigonometric relation, sin omega t plus phi is equal to sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi. तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे सेकेंड में, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, दैट इज इक्वल टू, इसमें हम लोग ये साइन वाला कॉमन ले लो, इस साइन वाला कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा a1 और इधर a2 कॉस फाई बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई और कॉमन ले हम लोग साइन ओमेगा टी. सेकेंड में एज इट इज a2 कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई, तो इसको हम लोग जस्ट ब्रैकेट कर दिया a2 साइन फाई कर दिया. अभी हम लोग a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह कैपिटल ए कॉस थीटा लिखेंगे. कैपिटल ए इज अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों कंबाइन करने के बाद जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. और a2 साइन फाई की जगह हम लोग कैपिटल ए साइन थीटा ले लिया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, a इंटू कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a इंटू साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. फिर वही फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसका फॉर्मूला फाइनल आएगा साइन ए प्लस बी. जैसे इधर यूज़ किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम ऐसे ही फॉर्मूला इधर बन जाएगा. तो ये इक्वेशन आएगा फाइनल इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. हियर दिस a इज अ एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 5 और 6 से. इक्वेशन 5 और 6 को स्क्वायरिंग और एडिंग करो, a का वैल्यू मिल जाएगा. तो इधर किया है, उसको इक्वेशन 5 और 6 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो ये इक्वेशन मिल रहा है हमें. तो ये इक्वेशन से क्या मिल रहा है हमें, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई. तो अभी ये जो टर्म है 2a1 a2 कॉस फाई, यही इंडिकेट कर रहे हैं हमें इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए. So the intensity of a resultant wave, we know that intensity is equal to square of the, intensity is directly proportional to square of the amplitude होता है. तो इसके लिए इसको स्क्वायर रूट निकाल दो तो इंटेंसिटी मिलेगा. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, उस टाइम में इधर जो टर्म है इस टर्म में कॉस पाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस पाई का वैल्यू अगर 1 आया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा 2a1 a2 मिलेगा. तो कौन सा वैल्यू को कॉस फाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मिलता है प्लस 1, तो इसमें ये है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई और दैट इज इक्वल टू n 2n पाई, फिर n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश. देन यू नो द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस है हमारा 2n पाई, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा n इंटू लैम्डा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस बन गया n लैम्डा. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा एंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा आई मैक्स इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि कॉस का वैल्यू हम लोग 1 कर दिया. देन
फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी द पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव होना चाहिए. फिर सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई इज इक्वल टू -1 आना है. तो cos फाई इज इक्वल टू -1 कब होगा? उसका वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, दैट इज इक्वल टू 2n-1 पाई. ये वैल्यू के लिए -1 वैल्यू रहेगा. देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू अगेन लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. सो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 पाई. तो इधर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस ऑल द मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द लैम्डा होना चाहिए, तब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा. तो इन दिस केस द मिनिमम इंटेंसिटी होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 होगा. तो दैट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 होल स्क्वायर. तो ये आप इधर तक भी लिखा तो चलेगा इस इक्वेशन तक. और ये जो लिखा है इतना ही बताना है कि पाथ डिफरेंस इज फॉर अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वेव. फिर वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ द पोजीशन x इज एज शोन इन फिगर. ये डायग्राम देखो, इधर डायरेक्टली जीरो नहीं है, थोड़ा सा अपर साइड है, उसको हम लोग नीचे लिख दिया मिनिमम इंटेंसिटी और इधर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये x डिस्टेंस ले लिया. इस साइड लैम्डा 2 लैम्डा, इस साइड माइनस लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा. तो सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज होता है, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला होता है सेंट्रल. फिर ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा और ये थर्ड मैक्सिमा. ऐसा ये टोटली इधर देखो कंप्लीटली हर फ्रिंज सेम विड्थ का है, सबका हाइट सेम है, सबका इंटेंसिटी सेम है. तो सारे ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी सेम होगा. इसका दूसरा क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पैटर्न विच इज सीन विथ द 2 coherently illuminated narrow slits in Young's experiment with that seen for coherently illuminated single slit producing diffraction. Now here comparison of 2 slit Young's interference pattern and single slit diffraction pattern. इन दोनों का ये डिफरेंस बताना इधर नीचे. तो both the patterns are the resultant of the wave nature of the light. Both patterns contains the maxima and minima. दोनों में मैक्सिमा एंड मिनिमा है. थोड़ा सा डिफरेंस ये है, तो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बैंड ज़्यादा ब्राइट होता है, बाकी सारे लाइट होता है, मतलब उनका इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. बट दोनों में मिनिमा एंड मैक्सिमा होगा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी. इंटरफेरेंस पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट wave, while the diffraction pattern is the superposition of large number of waves originating from each point on the single slit. इनका डिफरेंसेस क्या होगा देखो. इन Young's double slit experiment or Young's 2 slit experiment, all maxima are of the same intensity, while in a diffraction pattern at a single slit the intensity of central maxima is maximum and it falls rapidly for first second order secondary maxima on either side of it. In the second point, in Young's interference pattern the fringes are of equal width, while in diffraction pattern at a single slit the central maxima is twice as big as the other maxima. इसमें विड्थ भी डिफरेंस है. इंटेंसिटी फॉल्स एज वी गो टू द सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर साइड. थर्ड पॉइंट है
In a single slit diffraction pattern of width A, the first minima occurs at lambda by A, while in a two slit or a double slit interference pattern of slit separation A, we get maximum at the same angle. इधर मिनिमम होगा सिंगल स्लिट में और डबल स्लिट में वही लैम्डा के लिए, लैम्डा बाई ए के लिए मैक्सिमम होगा। इसका और क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर is incident normally on the slit of width A. If the distance between the slit and the screen is 0.8 meter and distance of second order maximum from the center of the screen is 1.5 mm, calculate the width of the slit. स्लिट का width हमें फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ दिया है और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट दिया है, कैपिटल डी दिया है। देखो उसके लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, इधर मैक्सिमम के लिए यूज कर रहे हो मैक्सिमा वैल्यू, और स्लिट का विड्थ दिया तो एक स्लिट है इधर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, yn इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई ए। तो a इज इक्वल टू, a इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, a इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई yn। तो yn तो दिया है, yn मतलब 2 का दिया है, yn इज इक्वल टू y2 दैट इज 1.5 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। n तो 2 दिए है, सेकेंड ऑर्डर लिखा है इधर, सेकेंड ऑर्डर दैट इज n, और वेवलेंथ का वैल्यू दिया है कैपिटल डी दिए, तो ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 0.8 mm उसका विड्थ। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, डिफाइन वेव फ्रंट एंड व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, एंड डिस्टेंट लाइट सोर्स। एंड और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। पहला वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिखो, वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, all the particles or all the points of the medium which are vibrating in the same phase, or locus of all the points of the medium or all the points particles which are vibrating in the same phase। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट सोर्स से कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। सन पॉइंट सोर्स मान ले तो सन का जो वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और डिस्टेंट लाइट सोर्स होगा तो सनलाइट अर्थ के ऊपर आ रहे, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होने से उधर से हम लोग सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं, तो इधर प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, और सन के ऊपर, सन का जो लाइट अर्थ के ऊपर आने वाला है वो सारे साइड वाला लाइट नहीं आएगा, पर्टिकुलर एक साइड में एक पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा, मतलब स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट। और एक क्वेश्चन पूछे इधर, व्हाई इज द इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड व्हेन द टू कोहेरेंट सोर्सेस आर फार अपार्ट। फार अपार्ट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस डी है, डी अगर बढ़ा दिया इधर फ्रिंज विड्थ कम होगा, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो अगर डी वैल्यू बढ़ा दिया तो बीटा कम हो जाएगा, so that d is large, so fringe width will be so small that the fringes are not resolved and they do not appear separate. That is why the interference pattern is not detected for a large separation of the coherent sources. तो ये एक पहला पेपर में डिस्कस कर दिया है, एक बार आप लोग रीड करो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उतने पार्ट की वीडियो देख सकते हैं आप। और इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर सेकंड होगा वो भी 2 पार्ट में होगा, तो वो 2 पार्ट का वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा,
आप लोग सारे 24 घंटे का सारे वीडियो देख लेंगे तो कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।